हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है और मुझे आशा है कि जितने भी आज तक मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं सारे बच्चों ने वो सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर अभी भी किन्हीं बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप सारी वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होते ही सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो ताकि बीच में मुझे आपको बार बार ना कहना पड़े। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बना? अब मैं बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा है, पंजाब, छत्तीसगढ़ या गुजरात? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 से 15 सेकंड देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, 100% कचरे का निपटान करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना है। फाइन, जिसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है नवा रायपुर और यहाँ पे गवर्नर हैं अनुसुईया यूके जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं हमारे भूपेश बघेल जी। ठीक है, और यहाँ पे आईएनसी पार्टी है और इसके साथ साथ यहाँ पे विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 90+1 सीट्स है। ठीक है, एक का क्या मतलब है सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि ये सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे कि एक क्या है। ये मैं आपके साथ, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि +1 कैसे है। ठीक है, कई जगह राज्यसभा में, और आप मुझे ये भी बताओ कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा सब कुछ सारी डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ से राज्यसभा में 5 सीट्स हैं और लोकसभा में 11 सीट्स हैं। फाइन, और नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कि और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निम्न में से नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपको नया नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि किस सेक्टर का नाम बदला गया, तो वो है नोएडा का सेक्टर 50 और उसका क्या नाम रखा गया? इंदर मेट्रो स्टेशन, इंद्रधनुष मेट्रो स्टेशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेट्रो स्टेशन या रेनबो मेट्रो स्टेशन? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें कि निम्न में से नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंद्रधनुष मेट्रो स्टेशन। ठीक है, इसका नाम ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईवे अड्डा कौन सा बना? सबसे पहले तो AWMS की फुल फॉर्म तो सारे बच्चों को याद होगी और करनी पड़ेगी, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। और ऐसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चों ने फटाफट मुझे इसका आंसर देना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर जिनको नहीं पता तो जरूर याद रख लेना। हाल ही में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या रूस? कुछ बच्चे तो भारत ऑप्शन में होता तो उसको देखते टिक कर देते, इसलिए मैंने ऑप्शन में भारत नहीं डाला है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, ऐसा अमेरिका करने वाला दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? ठीक है, देखो
50 लाख साल पुराना ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मिला है स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। ठीक है, इससे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में कितने साल पुराना है, या तो अगर पेपर का लेवल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेगोडन क्या है, ये एक हाथी की प्रजाति है और ये हाल ही में किस राज्य, भारत के राज्य में इसका जीवाश्म मिला है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। फटाफट बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दें। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने। किस राज्य की सरकार ने बेंगलोर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया? कर्नाटक सरकार ने, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, गुजरात राज्य सरकार ने या हरियाणा राज्य सरकार ने? निम्न में से किस राज्य की सरकार ने बेंगलोर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? बेंगलोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो केम्पेगौड़ा जी के द्वारा की गई थी और आपको पता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है, और इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए दोस्तों हम। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? कोयम्बटूर, कोयम्बा, शिवाजी, ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मैंने बिल्कुल आसान से डाला ताकि बच्चे देखते इसका आंसर दे दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि ये तमिलनाडु स्पेशली वहाँ के राज्य का है, तो वहाँ के जो PCS या वहाँ के जो भी पेपर होते हैं उसके अंदर बन सकता है। लेकिन ये न्यूज़ में था जिससे कि हमारे पेपर में बन सकता था, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? पेपर में ये बन सकता है कि कोयम्बटूर जिला या क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है तमिलनाडु में। ठीक है, मोस्टली बच्चों को पता होगा। और इसका नया नाम रखा गया है कोयन, ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ठीक है, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस राज्य का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है चेन्नई। फाइन, यहाँ पे कुल जिले हैं 38 और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं इडापड्डी के पलना स्वामी जी। ठीक है, वहाँ के ही हैं तो थोड़ा अजीब नाम होगा। ये AIADM की पार्टी के हैं। डिप्टी CM याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा और इनकी विधानसभा में 234 सीट्स हैं। ठीक है, और यहाँ से लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निम्न में से किस नदी में 500 साल पुराना मस्तका मंदिर पाया गया है? गंगा नदी में, यमुना, महानदी या कावेरी? और इसके अंदर मैं आपके साथ नदियों से भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ पूरा गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस कर चुका हूं, तो सारे बच्चे उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर सिस्टम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। हाल ही में निम्न में से किस देश नदी में 500 साल पुराना मस्तका मंदिर पाया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी में। ठीक है, जिसका उद्गम स्थल यानी आप मुझे बताओ, जिसका उद्गम स्थल यानी सोर्स है शेखनवा हिल, छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ। शेखनवा हिल कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फाइन, ये इसका सोर्स यानी स्रोत है, यहाँ से नदी निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है ONG। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, ये अजीब से नाम है, हंस देव जोंग तेल। ठीक है, अब ये 3-4 याद रख लेना, पेपर में वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसके अंदर स्रोत से यानी सोर्स से इसमें क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ ये भारत के किन राज्यों में बहती है? ये मेनली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। फाइन, और अब इसके अंदर यमुना नदी का भी नाम आया, तो वैसे तो जमुना नदी है, जिसका आपको पता होगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यमुना नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है चेंगवांगुंग ग्लेशियर, तिब्बत। चेमायुंग
डुंग ग्लेशियर तिब्बत। ठीक है, ये किसका स्रोत है? ये ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। ठीक है, जिसको सांगपांगो तिब्बत में जाना जाता है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ क्योंकि सांगपो टी साइलेंट होता है, सबको पता होगा। सांगपांगो तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्रा को नाम से जाना जाता है, और चाइना में इसको यारलुंग जिबांगो। ठीक है, वहाँ के जीव नाम होते हैं। आप एक दो बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर में तो ऑप्शन देखते ही टिक करना है। ये हो गया चाइना का। और दियांग अरुणाचल प्रदेश में, दियांग इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 3 हो गए। उसके साथ साथ असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के। भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है? वो असम में, या असम में आपसे पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। और इसकी ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ पद्मा एंड यमुना नोन एज मेघना। ठीक है, जो पद्मा, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जब मिलती है वहाँ पे उस दोनों के मिलने के जो ज्वाइंट स्ट्रीम, यानी यहाँ पे जो दोनों नदियाँ मिलती हैं उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मपुत्रा की। एक तो है तीस्ता, मानस। ये लाइन वाइज याद रख लेना, क्योंकि एक बार एसएससी ने कहा था कि लाइन वाइज बताओ ब्रह्मपुत्रा रिवर की। पहले तीस्ता है, उसके बाद मानस मिलती है, उसके बाद सुवर्णशिरी, उसके बाद लोहित, और लास्ट धनसिरी। ठीक है, ये 5 आप लाइन वाइज याद रख लेना। ठीक है ना, तो अगर आप आगे पीछे भी याद रखोगे तब भी कोई बात नहीं है। फाइन। और जो तीस्ता नदी है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, जो डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने जरूर याद रख लेने हैं। और कावेरी नदी के बारे में तो आप सबको पता होगा, ये मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने इसका क्या बताया था, फटाफट मुझे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे बच्चे बताओ। कावेरी नदी का सोर्स है ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक, जिसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। ठीक है, और ये सदावाहिनी है पेनिसुलर में, यानी जो पेनिसुला में जितनी भी रिवर है, जो सारी सदावाहिनी नहीं है, सिर्फ कावेरी ही सदावाहिनी, यानी ये 12 महीने बहती रहती है। ठीक है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हिरंगी, हेमावती, अर्कावती। ठीक है, ये ज़्यादा पेपर में नहीं पूछे जाती है, जितने जितने पॉइंट पूछ जाते हैं आप जितना याद रख लेना। और ये मेनली कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। फाइन। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना लॉन्च की है? नरेंद्र सिंह तोमर, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। ऐसा हाल ही में सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। आपको बताइए खेतीबाड़ी मंत्री जी हैं, ये हाल ही में न्यूज़ में है तो इनसे बन सकता है। और इसके साथ साथ पीयूष गोयल जी। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय भी इनके पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या अरुणाचल प्रदेश। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा। ठीक है, ऐसा करने वाला ओडिशा राज्य। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत की किस राज्य की सरकार ने अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है, हरियाणा ने किया है, जिसके सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, और डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। ये दोनों हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उत्तर प्रदेश या गुजरात। हाल ही में भारत की किस राज्य की सरकार ने अस्पतालों में ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया? तो ऐसा हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने किया? वो किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किया। ठीक है, और नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन का मुकाबला करने के लिए पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर चाइना अलायंस बनाया? IPAC। ठीक है, बनाया
पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर चाइना अलायंस बनाया। ऐसा हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन का मुकाबला करने के लिए ये अलायंस बनाया? 5 देशों, 8 देश, 7 देशों के सांसदों ने या 6 देशों के सांसदों ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 देशों के सांसदों ने ऐसा किया। ठीक है, ये कोरोना वायरस के पीछे किया गया था। और वो 8 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे या स्वीडन। ठीक है, 8 के 8 देश नाम जरूर याद रख लेना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन। भारत इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में स्थित हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तमिलनाडु। यानी मेनली इसके अंदर आपको बताना है कि हुबली स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? कर्नाटक में, केरल या असम में? आपका टाइम शुरू हो चुका है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर चैट बॉक्स में दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक है, हुबली स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 आ गया दोस्तों आपके सामने। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने हवाई यात्रा के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई जाई विकसित किया है? ठीक है, आपको पता है कि जब जो बच्चे हवाई यात्रा की होगी वहाँ पे आपको पता है मोबाइल नेटवर्क नहीं आते, इसलिए उन्होंने हवाई यात्रा के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाई जाई विकसित किया। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने, आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने या आईआईटी गुजरात के छात्रों ने? ऐसा किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत में किस नाम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया सोलर ग्रिड वार्ता शुरू की है? ये ऑप्शन आपके सामने, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा। हाल ही में भारत में किस नाम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया सोलर ग्रिड वार्ता शुरू की है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसो वॉक। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में स्पेस एजेंसी नासा ने बृहस्पति के पास खोजे गए नए शुद्ध ग्रह का नाम क्या रखा है? 2019 LD2, LD1, 2010 LD1 या 2018 LD6? ये हाल ही में बृहस्पति के पास एक नया शुद्ध ग्रह खोजा गया और जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया ऑप्शन ए, 2019 LD2। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 14 मार्च को, 21 मार्च को या 25 मार्च को? और इस बार इसकी क्या थीम थी ये भी मुझे बच्चे बताएंगे अगर आपको इसकी पता है तो। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू किया है? कौशल सतरंग योजना हाल ही में किस भारत की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश के द्वारा? ऐसा हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 12 मार्च या 10 मार्च? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? और हाँ, सारे बच्चे मुझे वीडियो कंप्लीट होने के बाद जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा,
पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजीपाइट नामक सेवा की शुरुआत की है? इन्फोसिस ने किया है, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या इनमें से कोई नहीं। कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, फटाफट मुझे इसका आंसर दो। फटाफट सारे बच्चे दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल ने। ठीक है, हाल ही में ये गूगल द्वारा शुरू की गई है। सारे बच्चे गूगल पर हर चीज़ सर्च करते हैं, आज हम गूगल के बारे में जानेंगे। जो फाउंड हुई थी यानी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 सितंबर 1998 को, अक्टूबर नहीं है सितंबर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, जिसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। मेनली आपको यही नाम दिखेगा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। अगर एशिया पैसिफिक रीजन पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है क्वींस टाउन सिंगापुर में। वैसे आपको यूएसए ही मिलेगा। फाइन, और इसके साथ साथ इसके सी आपको पता होंगे, वो है सुंदर पिचाई जी, और इसके CFO हैं रथ पोराट जी। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? आपको पता है हाल ही में जो मोदी जी हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। जय बांग्ला, जोय बांग्ला, हमो बांग्ला या आपा बांग्ला, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? ये 2020 का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन नहीं है। जैसे हाल ही में बांग्लादेश देश न्यूज़ में है, तभी ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बांग्ला। ठीक है, इस देखो आंसर बी है। फाइन, जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ढाका, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी हैं अब्दुल हमीद जी, और यहाँ पे आप प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर भी ध्यान रख लेना, वो है शेख हसीना जी। यहाँ पे हाउस स्पीकर हैं शरीम चौधरी जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं सईद मोहम्मद हुसैन जी। फाइन, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं कि मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है। ठीक है, पूरे 40 क्वेश्चन मिलेंगे। कभी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, कभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। मैं बैलेंसिंग करके चल रहा हूँ, आपने कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। बस आप मुझे इनके आंसर फटाफट चैट बॉक्स में देता ट्राई करो। छोटी आंत, यकृत यानी लीवर, अमाशय यानी स्टमक, या बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से फॉस्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, कौन सा कथन सही नहीं है? फॉस्फोरस जल से अभिक्रिया करता है, यह एक अधातु है, यह वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, यह आधुनिक आवर्ती सारणी के समूह 15 में पाया जाता है। इसके अंदर आपने नहीं का बताना है, निम्नलिखित में से फॉस्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? या आप ऑप्शन दोबारा पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह फॉस्फोरस जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों के तीनों सही है, आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा डैश जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुने, अप्रत्यक्ष रूप से चुने, अनुपातिक रूप से मनोनीत किए, या प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए। अब नगर पालिका आ गया तो म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ इसका इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। म्यूनसिपैलिटीज नाम सुना होगा, ये कैसे है मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। एक हमारे संविधान में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, ये म्यूनसिपैलिटीज तभी हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तभी हमारी म्यूनसिपैलिटीज हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। उससे पहला कहता है पंचायत का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया था। ठीक है, तभी ये पंचायत, और उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज, और पंचायत का आर्टिकल आपको पता है 40 है। फाइन, अब आपको पता होगा कि बताऊँ पूरी क्या है। हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं?
वो हैं 12। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय थे 8। ठीक है। पूछा जाता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ का हमारे संविधान में कौन सा शेड्यूल है, तो वो है 12वां ही है, और 11वां है पंचायत। देखो पहले गांव बने थे, उसके अंदर पंचायत थी, उसके बाद ही गांव डेवलप हुए, शहर बने, उसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज आई। तो आपको याद हो जाएगा, पहले पंचायत उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है। 11th-12th में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। फाइन। और वैसे आपको मुझे आशा है कि सारे के सारे शेड्यूल्स पता होंगे। एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट है हमारी स्टेट यूटी इंडिया मैप, यानी लैंड से रिलेटेड है। और सेकंड है हमारी सैलरी से, यानी जिसके अंदर कहा गया है कि जो सैलरी है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी, एक्सेप्ट यूपीएससी मेंबर्स को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को छोड़ के इन दोनों की सैलरी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। और सैलरी कौन से फंड से दी जाती है, वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। थर्ड में ओथ के बारे में बताया गया है। फोर्थ में सीट टू स्टेट इन राज्यसभा के बारे में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में SC/ST एरिया के बारे में बताया गया, और जो एरिया ये राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं गवर्नर की हेल्प से। ठीक है। और सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया। आपको पता है 4 एरिया हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, छठे शेड्यूल में बताया गया। और 7th शेड्यूल में 3 लिस्टों के बारे में पता है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। ठीक है, इन तीनों की लिस्ट के बारे में आपको पता होगा। और 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, 822 नंबर याद रख लेना, 73 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पता होगा हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हमारे 343 आर्टिकल में कहा गया है। 9th हमारे लैंड से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं। 10th में आपको पता है दल बदलू कहाँ पे, ये 10 शेड्यूल में, यानी 10वें शेड्यूल 10-10 हो जाएगा। ऐसी ट्रिक बना के आप याद करना, आपको याद हो जाएगा। 11th मैंने आपको बता दिया पंचायत, 12th म्यूनसिपैलिटीज। फाइन। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26, जीवों में अनुरक्षण कार्य डैश द्वारा किया जाता है? रसायन प्रक्रम द्वारा, जैव प्रक्रम द्वारा, भौतिक प्रक्रम द्वारा, या कोई विकल्प सही नहीं है। जीवों में अनुरक्षण कार्य डैश द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव प्रक्रम द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है? जल की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या नाइट्रोजन की कमी? आप फटाफट दोबारा क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मैं आपको मात्र 15 सेकंड दूंगा, लेकिन मुझे इसका आंसर सब बच्चों द्वारा प्राप्त चाहिए, यानी सब बच्चे मुझे इसका आंसर फटाफट दें। आपका टाइम पूरा हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28, पेंगुइन्स का शरीर डैश होता है और उनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तरह होते हैं। ठीक है, यानी बताओ कि जो पेंगुइन्स होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? भारी होता है, परदार होता है, धारा रेखित होता है, या तेलीय होता है, और उनके पैरों में कुछ जाल जैसा बना होता है जिससे वो अच्छे तरह यानी अच्छी तरह से तैर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धरा रेखित होता है। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश संपर्तकियों के आकार को बढ़ाता या घटाता है? कौन बढ़ाता घटाता है? आकारी, फ़ॉन्ट, प्रभाव, या फ़ॉन्ट शैली? माइक्रोसॉफ्ट में कौन फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये इन चीज़ों को कौन घटाता और बढ़ाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकारी। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? आयात को हतोत्साहित किया जाता है, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ठीक है, जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा उनको तो समझ आ गया होगा, जिनका नहीं है, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको कुछ क्वेश्चन रट्टे मारने होते हैं, आपको भी कुछ क्वेश्चन याद करने ही होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ समझाने की मैं आपको जरूर समझाता चलूँगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गैर कर राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। जो गैर कर होता है उसको राजस्व को डैश के कामकाज में करके बढ़ाया जा सकता है। कौन से कामकाज? वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, राज्य सड़क परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड या कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कुछ टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये CHSL CGL में पूछे गए, आगामी पेपर में रिपीट होंगे। इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना यानी ऑप्शन ए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? देवराय द्वितीय, नरसिंह राय, कृष्णदेव राय या वेंकट द्वितीय? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? फटाफट मुझे इसका आंसर सारे बच्चे चैट बॉक्स में दे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। फाइन। आपको पता होगा कि भारत में गोथिक आर्किटेक्चर कौन लाया था? वो पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज लाए थे। ठीक है, सबसे पहला पुर्तगाली आया था भारत में वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे? वो भी पुर्तगाली ही लाए थे। अगर एक क्वेश्चन बने कि दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी, फटाफट मुझे इसका आंसर दो कि दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन यानी चाइना में। ठीक है, और फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय पुर्तगाली इन इंडिया में, यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहली बुक कौन सी पब्लिश की थी? तो उन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। ठीक है, पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। और उसके साथ साथ तंबाकू, मूंगफली, अमरूद, आलू, मक्का, पपीता, बादाम, लीची, संतरे, पाइनएप्पल, काजू, ये सारी चीज़ें कौन भारत लाया था? ये पुर्तगाली ही लाए थे। ठीक है, याद रख लेना। वैसे आजकल ये चीज़ें कम पूछ रहे हैं, पहले SSC बहुत पूछा करती थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक पुर्तगाली का गवर्नर था जिसने सती प्रथा को बैन कर दिया था। अगर आपको नाम पता तो सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है, और इसको ही रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, और इसने भारत पे 1509 से लेकर 1515 तक राज किया था। ठीक है, और इसी ने रिलीजियस कोर्ट भी बनवाई थी। फाइन, रिलीजियस कोर्ट भी बनवाई थी, और जहाँ पे जो जस्टिस मिलेगा यानी न्याय मिलेगा वो क्रिश्चियन रिलीजियस के तहत मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें SSC यानी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी ने ही गोवा को 1510 में जीता था। किसे जीता था? बाय बीजापुर किंग। एक बीजापुर का किंग था जिसका नाम था आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह। इसने ही गोवा को 1510 में बीजापुर के किंग से यूसुफ आदिल शाह, पूरा नाम है यूसुफ आदिल शाह से जीता था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह कहाँ का किंग था? वो बीजापुर का था, और इसने बीजापुर को यानी इसने गोवा को 1510 में बीजापुर के किंग यूसुफ आदिल खां से जीता था। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या हंटर आयोग का गठन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर आयोग का गठन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के समय नहीं हुआ था। उसके अलावा बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन। आपको पता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, इसकी अनाउंस किया गया था इसको अगस्त में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था लॉर्ड मिंटो सेकंड के द्वारा। ठीक है, दोनों चीज़ें
अगर इम्प्लीमेंट पूछे तो इस पर टिक करना, अगर अनाउंस पूछे तो आपने लोड कर्जन, अगर खाली पूछा जाए कि बंगाल में विभाजन किसके समय काल में हुआ था तो आप लोड कर्जन आपको ऑप्शन मिलेगा, आप टिक कर देना। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। फाइन। और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यानी विदेशी सामान का बहिष्कार करना, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही हुआ था। ठीक है, और जो बॉयकॉट सबसे ज़्यादा आपको पता है महात्मा गांधी जी के द्वारा बहिष्कार वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था कृष्ण कुमार मित्रा जी के द्वारा, और ये युगांतर मैगजीन के एडिटर थे। ठीक है, ये आइडिया कृष्णा कुमार मित्रा जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन बॉयकॉट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी ने किया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वैसे मैं आपके साथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश है, देशांतर रेखा है, सब कुछ मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में कौन सी छोटा सर्कल, कौन सा बड़ा सर्कल, क्या क्या सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बेल्ट, गोर, कालखंड, यह समय पेटी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, आपको पता है काला पानी, काले पानी की सजा। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप या आइला बेट व खदाई बेट। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, और अभी भी लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं स्पेशल काले पानी की झील देखने के लिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36, सितारा देवी का संबंध डैश से है? मणिपुर नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा पंजाब का, गरबा कहाँ का हो गया? गुजरात का, हिंदुस्तानी गायन से। सितारा देवी का संबंध डैश से है? इनका संबंध किस नृत्य से है या गायन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कथक नृत्य से। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये CHSL में 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप जरूर याद रखेंगे। इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, आयात की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, भारत के 3:2 है फ्लैग का। ठीक है, और वेंकैया जी के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। मैं भारत की बात करूं, बांग्लादेश की नहीं। और मध्य चक्कर की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है। अब सारे बच्चे मुझे बांग्लादेश का बताओ कि कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखो, टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। जिन बच्चों ने अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे होंगे उनको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। देखो, अगर आगामी पेपर में रिपीट होता है तो आप जरूर याद रख सकते हैं। जैसे बांग्लादेश के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो अगर SSC चाहे तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयात की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 नहीं है। उसके अलावा ये तीनों पॉइंट सही हैं, आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन अणु है O2, आपको पता है O2, लो मैंने आंसर से ऐसे बता दिया, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणु ऑक्सीजन अणु है। वाटर का होता है H2O। ठीक है, और ऑक्सीजन अणु ये हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो मैं आपके साथ डिस्कस ही कर चुका था। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। केवल 1 तथा 3, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3 या 1, 2 तथा 3 सभी। सारे बच्चे अम्ल, एसिड, क्षार, बेस। ठीक है, सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 तथा 3।
सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक तरतीब। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, और सार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH नेगेटिव आयन देते हैं। फाइन, ठीक है। और नंबर ऑफ H+ रिलीज बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। ठीक है, अगर जो अम्ल के द्वारा H+ आयन रिलीज किए जाते हैं उनको बेसिसिटी कहा जाता है। ठीक है, एसिसिटी नहीं, बेसिसिटी कहा जाता है, ये आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना है कि जो OH नेगेटिव आयन बेस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फाइन, और ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। और मेनली एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ, H2SO4 जिसको बैटरी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एक होता है सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट में पाए जाते हैं, टार्टरिक एसिड जो ग्रेप्स यानी इमली में पाई जाती है, ऑक्सैलिक जो टमाटो में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे, ये पूछे जाते हैं। और फॉर्मिक एसिड ये जब आंट बाइट करती है ये उस समय पाया जाता है। फाइन, और मैलिक एसिड ये लास्ट है, मैलिक एसिड एप्पल में पाए जाते हैं। और एक बटरिक एसिड तो बटर, ये मिलता जुलता नाम हो गया। और लैक्टिक एसिड आपको पता होगा ये कहाँ पाया जाता है, कर्ड और सोर मिल्क में। फाइन, ये पूरी लिस्ट है, जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या विधि तथा न्याय मंत्रालय। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, देखो आंसर भी गिवन यानी क्या गया, वो सार्वजनिक पर्स के संरक्षण भी कहलाते हैं। फाइन, क्योंकि ये सारा जो भी ऑडिट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट को ऑडिट करके सेंटर की रिपोर्ट को यानी सेंटर के सारे अकाउंट को ऑडिट करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर किसी स्टेट का होता है तो उसके ऑडिट करके उनके सारे अकाउंट को ये हमारे गवर्नर जी को सौंपते हैं। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। और हम बहुत ही जल्दी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।